दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आज की वीडियो में आप भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर तथा उसके पुत्र हुमायूं के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथ ही अफगान शासक शेर शाह सूरी से संबंधित प्रश्नों को भी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुगल वंश, बाबर और हुमायूं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मुगल शासक जो थे वास्तव में तुर्क थे और ये तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, मुगल शासक जो भारत में मुगल वंश था उसका संस्थापक बाबर था और मुगल शासक वास्तव में तुर्क थे और ये चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। चगताई नामक शाखा जो थी दोस्तों, इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्किस्तान शामिल थे। बाबर के बारे में जानते हैं तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। याद रखिएगा, बाबर का पूरा नाम दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम दोस्तों उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुग निगार खानम उसकी माता का नाम था। तो याद रखिएगा, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा था। तो याद रखिएगा, 11 वर्ष की अवस्था में अत्यंत छोटी सी आयु में ही बाबर जून 1494 में फरगना के शासन या फरगना का शासक बना। शैबानी खां ने दोस्तों 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। तो एक प्रश्न ये बनता है कि किस युद्ध में बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ा गया था? सर ए पुल याद रखिएगा, सर ए पुल के युद्ध में शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में बाबर को हराकर उसे मध्य एशिया से भगा दिया था। और इस युद्ध में दोस्तों उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। तो उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। दोस्तों वहाँ से भागकर जब बाबर वहाँ से भागा या उसको भगाया गया मध्य एशिया से, तो 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की। काबुल पर विजय जो थी वो 1504 में बाबर की काबुल पर विजय प्राप्त हुई थी। और 1506 ईस्वी या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्ज़ा का त्याग करके एक नई उपाधि धारण की थी और वह उपाधि थी बादशाह। तो 1506 ईस्वी या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्ज़ा को त्याग दिया और बादशाह की नई उपाधि धारण की। दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं आलम खां। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था और उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। और 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे और सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका कि दौलत खां ने उल्लंघन किया। आइए जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो डेट भी याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत अधिक थी, उसके बाद भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था और अप्रैल 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यहाँ से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके लिए कि बाबर ने अपने आप को बादशाह कब घोषित किया,
तो अप्रैल 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और एक प्रश्न और बनता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? तो ये था दोस्तों तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इब्राहिम लोदी के बारे में दोस्तों, इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। इब्राहिम लोदी को अत्यंत ही अनुभवहीन या अनुभव शून्य व्यक्ति माना जाता है और बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। तो इब्राहिम लोदी एक अनुभव शून्य और अनुभवहीन व्यक्ति था जिसके बारे में बाबर ने भी लिखा है। पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था। और इस तोपखाने का नेतृत्व कौन करता था? तो इसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। और बाबर की सेना में बंदूकचियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों जैसे तोपखाने का या तोप का नेतृत्व उस्ताद अली कुली खान नामक व्यक्ति कर रहा था, उसी प्रकार बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। और एक प्रश्न ये है बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग कब किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में तोपों का पहली बार प्रयोग किया था। और एक दोस्तों कलंदर की उपाधि किसे दी गई है? तो बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों बाबर ने मुसलमानों को तमगा अथवा व्यापारिक कर से मुक्त किया था। तो बाबर ने मुसलमानों को संरक्षण देते हुए उनको तमगा और व्यापारिक कर से मुक्त किया था और युद्ध के बाद स्वदेश जाने के लिए इच्छुक सैनिकों को वापस जाने का उसने आश्वासन दिया था। और एक प्रश्न ये है दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ये युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप तैयार कर लीजिए इसको। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इस युद्ध में विजयश्री यानी जीत मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला इसकी उपाधि धारण की थी। तो एक प्रश्न ये बनता है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी और खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर आर.एस. शर्मा। डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने लिखा है दोस्तों कि यह युद्ध मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं का युद्ध नहीं था, बल्कि एक विदेशी शत्रु के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न था। इस खानवा के युद्ध के संबंध में इतिहासकार डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने लिखा है कि यह युद्ध मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं का युद्ध नहीं था, बल्कि एक विदेशी शत्रु के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न था। चंदेरी दोस्तों, चंदेरी जो था ये पहले मालवा के अधीन था, बाद में वहाँ के सूबेदार मेदिनी राय ने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया था और युद्ध में वहाँ का शासक मेदिनी राय मारा गया था। दोस्तों चंदेरी को मालवा राजवंश के वंशज अहमद शाह को दे दिया गया था। घाघरा का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर का प्रथम युद्ध था भारत में। और देखिए घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच, ये बाबर का अंतिम युद्ध था। दोस्तों अपने विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की थी और बाबर का जो साम्राज्य था वो बदख्शां से बिहार तक फैला था, लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था।
यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन के अंतर्गत आता था। बाबर ने दोस्तों अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है और किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। तो ये देखिए बहुत ही मोटिवेशनल लाइनें हैं सबके लिए भी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है और किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम जो है वो बादशाह के लिए हानिकारक हैं। एक प्रश्न ये बनता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी और इसका नाम है तुझके बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम तुझके बाबरी है। इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उसमें एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ है। और उसने अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया है। ये मुस्लिम राज्य जो हैं वो दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल हैं। दोस्तों तुर्की भाषा में बाबर द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसकी जो ग्रंथ है तुझके बाबरी या बाबरनामा, ये दुनिया की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में अपना स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था और बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। दोस्तों पद्य में उसने एक नवीन मुबय्यान लिखा जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने पद्य में एक नवीन मुबय्यान शैली लिखा जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की रचना रिसाले उजस या खते बाबरी थी जिसकी शैली बहुत ही नवीन मानी गई थी और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। अब आइए देखते हैं हुमायूं और शेरशाह के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसकी मां माहम बेगम ये शिया संप्रदाय से संबंधित थीं। कामरान, अस्करी और हिंदाल ये बाबर के पुत्र और हुमायूं के भाई थे। कामरान और अस्करी का भी गुलरूख बेगम तथा हिंदाल की मां दिलदार बेगम थी और 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। हुमायूं ने दोस्तों चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को वह 4 महीने तक घेरे रखा था जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा का युद्ध। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था और इस युद्ध में निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के युद्ध में विजय से शेरशाह की उपाधि धारण करने वाला शेर खां की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी और शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और उसे सिक्के पर भी अंकित करवाया था। एक महत्वपूर्ण कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था और विवश होकर उसे एक निर्वासित की भांति जीवन जीना पड़ा था। 1540 से 1555 के मध्य हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा था। ये बहुत लंबा पीरियड था दोस्तों, 15 वर्षों का समय था। लेकिन 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया था और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली अर्थात दीन पनाह में करवाया था। दोस्तों हुमायूं के मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास एक ईरानी वास्तुकार था, इसने तैयार किया था और सफ़ेद संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। फरीद खां या जिसके बारे में हम शेरशाह या शेर खां के बारे में कह रहे हैं उसका बचपन का नाम फरीद खां था। उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। जौनपुर उस समय पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह ने सूरवंश की स्थापना की थी। दोस्तों बंगाल का सूबेदार खिज्र खां एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था और इसके विद्रोह यानी 1541 को कुचलने के लिए शेरशाह बंगाल गया था और उसने खिज्र खां को बंदी बना लिया था।
भविष्य में बंगाल में दोबारा विद्रोह न हो, इसके लिए शेरशाह ने नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को प्रारंभ किया था। शेरशाह ने बंगाल को जो था वो विभिन्न सरकारों यानी कि जिलों में बांट दिया था और प्रत्येक सरकार में एक छोटी सेना के साथ शिकदार नियुक्त किया था। आमीने बंगला अथवा अमीर बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को शिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। तो प्रत्येक सरकार या प्रत्येक जिले में एक सेना के साथ शिकदार नियुक्त किया गया था और आमीने बंगला अथवा अमीर बंगाल नामक असैनिक अधिकारी या सिविल सेवा अधिकारी जो था वो शिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया था। 1543 ईस्वी में शेरशाह द्वारा रायसीना के किले पर घेरा डाला था और कई महीने तक घेरा डालने के बाद भी उसने शेरशाह को सफलता नहीं मिली थी। अंततः शेरशाह ने पूरनमल को उनके आत्मसम्मान और जीवन की सुरक्षा का वायदा कर आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर लिया और कुतुब खां और आदिल खां इस शर्त के गवाह बने थे। दोस्तों, रायसीना के मुसलमानों के दबाव में राजपूतों को दंड देने के लिए शेरशाह ने एक रात में राजपूतों के खेमों को चारों ओर से घेर लिया था। अपने को घिरा पाकर पूरनमल और उसके सैनिकों ने बहादुरी से लड़ते हुए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। शेरशाह द्वारा किया गया है विश्वासघात उसके व्यक्तित्व पर एक काला धब्बा है। दोस्तों, इस विश्वासघात से आहत होकर कुतुब खां ने आत्महत्या भी कर ली थी। एक महत्वपूर्ण युद्ध है कालिंजर का युद्ध। कालिंजर विजय जो कि 1545 ईस्वी में शेरशाह के सैनिक उक्का यानी गोला फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे और इनके विस्फोट से शेरशाह घायल हो गया था। 22 मई 1545 को शेरशाह की कालिंजर में मृत्यु हो गई थी और कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में बहुत ही महत्वपूर्ण जो थे वो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार, ये सब शामिल थी। और शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था और उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन था वो चलाया था। रुपया और दाम की विनिमय दर जो था वो 1 और 64 के अनुपात में था। शेरशाह के समय में भारत में 23 टकसालें थीं और कृषकों की मदद के लिए शेरशाह द्वारा पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान जो थे वो कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। दोस्तों, शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और यहाँ पर किला, एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। आइए अब लास्ट में देखते हैं बाबर और हुमायूं के समकालीन या बाबर और हुमायूं के समय में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे उनके बारे में इस चार्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर की जीत हुई थी। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी रहा था। चौसा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था जिसमें शेरशाह या शेरशाह सूरी को जीत मिली थी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था जिसमें भी शेरशाह को जीत मिली थी। तो दोस्तों, ये था आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो हुमायूं और बाबर और हुमायूं तथा शेरशाह से संबंधित प्रश्न थे और ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।